तो हमने कल पीसीआर मेथड तक पढ़ लिया था। जैसे यहाँ पर एक टर्म यूज करी है एनसीईआरटी ने पीसीआर के लिए, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब सेल के बाहर, लैब की कंडीशंस में। तो यही पढ़ा था ना हमने, पीसीआर सेल के बाहर होता है। प्राइमर्स के बारे में लिखता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजंस ऑफ डीएनए। अब देखो, जो प्राइमर आप नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में यूज करते हो वो आरएनए का होता है जो सेल में होता है, लेकिन यहाँ जो प्राइमर यूज हुए हैं वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो प्राइमर के बारे में एक लाइन यहाँ लिख लेना, हालांकि शायद आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हो। जो प्राइमर होते हैं स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब के न्यूक्लियोटाइड्स का ये चेन है एक, जो टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है। अब प्राइमर आरएनए के भी हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं। अगर आरएनए का प्राइमर होगा तो बाद में उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, अगर प्राइमर आरएनए का हो। तो यहाँ पर तो प्राइमर किस चीज का है, डीएनए का है, तो उसको दोबारा से कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पढ़े होंगे, पढ़े थे वो? तो उसमें देखो, उसमें ये इसलिए होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्योंकि वो हेलिकेज पूरा नहीं खुल पाता, सेगमेंट्स में खुलता है। तो एक स्ट्रैंड तो सीधा सीधा बनता जाता है, फॉरवर्ड स्ट्रैंड। जो दूसरा होता है वो आधा आधा बनता है, सेगमेंट्स में बनता है वो। अब इसमें ऐसा ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि दो तरह के प्राइमर है। ठीक है, जिससे कोई इस तरह के फ्रेगमेंट यहाँ फॉर्म नहीं होंगे। अब ये रीजन मैंने कल आपको बता दिया था कि हमने वो एंजाइम यूज क्यों किया, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, क्योंकि डीनेचुरेशन में टेम्परेचर क्या रेंज में था, 94, और इतने में अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अपना यूज करेंगे तो वो खुद खत्म हो जाएगा। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ। ठीक है, ये टैग पॉलीमरेज एक्टिव रहता है, एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये एंजाइम यूज किया गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पीसीआर के बारे में। पीसीआर के एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी होती हैं, उसे हम आगे कमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे आगे। हम्म, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर वाला स्टैंड मतलब फॉरवर्ड स्टैंड। हाँ, जो फॉरवर्ड टेम्पलेट है उसको तो एक ही प्राइमर चाहिए होता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो दूसरा वाला होता है उसमें जैसे वो पूरा नहीं खुल पाता नॉर्मली सेल में, इसलिए वो बार बार प्राइमर चाहिएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ आरडीटी। आरडीटी की फुल फॉर्म क्या थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जैसा हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, टोटल 3 टूल्स होते हैं आरडीटी के। एक तो एंजाइम्स आरडीटी के, एक मैंने वेक्टर बताया था उसमें, और एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन इन
कॉम्पिटेंट होस्ट। ये कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टूल से स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स ऑफ आरडीटी। एंजाइम्स ऑफ आरडीटी। कल दो एंजाइम हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? T4 डीएनए लाइगेज था, एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दो थे। ठीक है, तो एंजाइम्स ऑफ आरडीटी में सबसे पहला है लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम उसे कहते हैं जो सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, यूज टू ब्रेक डाउन, इसे यूज किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए सेल वॉल, यूज टू ब्रेक डाउन सेल वॉल। एग्जाम्पल इसका, अगर प्लांट सेल पे आप काम कर रहे हो और उसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है, तो कौन सा एंजाइम हम यूज करेंगे? हम्म, हाँ, जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम हम यूज करेंगे। सेलुलेज एंजाइम फॉर प्लांट सेल। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, उसके लिए एंजाइम। एंजाइम हमारे स्लाइवा में भी प्रेजेंट होता है, टीयर्स में भी होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरियल सेल। अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज, क्योंकि वहां काइटिन सेल वॉल है, काइटिनेज फॉर फंगल सेल। एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो वहां कोई उसके लिए कोई लाइसिंग एंजाइम नहीं है। अब इन एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, वो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे आरडीटी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही हम रेफरेंस में रखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में देखो, जो टेट आर जीन है कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? टेट आर जीन बैक्टीरिया से हुआ था, सैल्मोनेला टाइफी से। अगर उस टेट आर जीन को बैक्टीरिया से निकालना है, पहले तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, तभी तो सेल ओपन अप होगा। तो कौन सा एंजाइम यूज किया होगा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम को यूज किया होगा उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद कुछ दूसरे एंजाइम्स भी यूज किए गए होंगे, जैसे आरएनए को खत्म करने के लिए कुछ एंजाइम यूज होंगे, कुछ एंजाइम प्रोटीन को खत्म करने के लिए यूज होंगे। आ रहे समझ में? तो जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हो गए खत्म, लिपिड वगैरह भी खत्म कर दिए, तो अब बचेगा केवल डीएनए। फिर उस जो डीएनए आपको मिलेगा, उस डीएनए से आपको कट करना है टेटार जीन। तो कट करने के लिए एंजाइम कौन सा यूज किया था? तो जब भी आपको एक सेल के अंदर से डीएनए निकालना है, तब लाइसिंग एंजाइम का यूज आएगा। सेकेंड टाइप है एंजाइम्स की क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स को न्यूक्लियस भी बोलते हैं।
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंजाइम ब्रेक डाउन करता है ब्रेक डाउन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए या आरएनए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करता है डीएनए में या आरएनए में। क्लीव का मतलब होता है काटना। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम्स, ये न्यूक्लियस एंजाइम्स की आगे फर्दर 3 कैटेगरीज होती है। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस, और तीसरे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थ्री टाइप्स के ये न्यूक्लियस एंजाइम हो गए। अब जो एक्सोन्यूक्लियस है उसका क्या काम होता है? जैसे ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए पे बेस पेयर का जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ टी है, यहाँ सी है। ठीक है। तो दूसरे स्टैंड पे बताओ क्या आएगा? ए के ऑपोजिट टी जी। ठीक है, तो दो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हो गए। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस किसी एक स्ट्रैंड पे कट करेगा रैंडमली। ऊपर वाले पे भी कर सकता है, नीचे वाले पे भी कर सकता है। रैंडमली किसी एक स्ट्रैंड पे कट करेगा और एक न्यूक्लियोटाइड को कट करता है वो। जैसे मान लो उसने ऊपर वाला स्ट्रैंड चूज किया और एक सॉरी और उसने एक न्यूक्लियोटाइड को कट कर दिया, और वो है सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड। हमेशा ये कट करेगा डीएनए के एंड से कट करेगा, जो टर्मिनल एंड है। चाहे वो ऊपर वाले स्ट्रैंड का हो, चाहे नीचे वाले स्ट्रैंड का, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, किसी भी तरफ कर सकता है कट। तो उसने जैसे ऊपर वाले स्ट्रैंड के ये जो एडेनिन था, या जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होगा, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसको रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? ये बनेगा। ये एक्सोन्यूक्लियस का काम है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम वन एंड ऑफ वन स्ट्रैंड। एक ही स्ट्रैंड के किसी एक एंड से वो एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा।
एंडोन्यूक्लियस भी सेम यही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, वो रैंडमली किसी बीच की साइड से कट कर देगा। सेम एग्जांपल अगर हम कंसीडर दोबारा कर सकते हैं, AGTC TCAG, ठीक है, इसने रैंडमली किसी एक स्ट्रैंड को कट कर दिया अंदर मिडल से कहीं से भी। रिमूव न्यूक्लियोटाइड, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम रैंडम साइट इन बिटवीन वन स्ट्रैंड ऑफ DNA। एक ही स्ट्रैंड पे कट कर रहा है और किसी भी रैंडम साइट पे कट कर रहा है, वो बीच में आएगी कहीं साइड। तो दो तरह के क्लीविंग एंजाइम्स हो गए। तीसरे होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, these enzymes identify palindromic DNA sequences and cut within cut within those sequences and cut within those sequences। पहले तो यहाँ पैलिंड्रोम का मीनिंग समझते हैं हम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पता है किसी को? पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम होता है जैसे ऐसे वर्ड्स जिनकी इंग्लिश में स्पेलिंग सीधी जो हम लिखते हैं स्पेलिंग, वैसे ही उल्टी अगर हम लिखें स्पेलिंग तो सेम बनेगी। ठीक है, जैसे एक किसी पर्सन का नेम है नितिन, नितिन को आप स्पेल करो NITIN, इसको उल्टा लिखोगे तो वो भी NITI। तो ऐसे वर्ड को पैलिंड्रोम वर्ड बोलते हैं। मलयालम, इसमें इंग्लिश में जो भी स्पेलिंग बनती है उल्टी और सीधी सेम होती है। और आप लोग भी बता सकते हो, और भी होगा कोई, नमन, नमन का भी उल्टा और सीधा स्पेलिंग सेम होती है। और भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स को पैलिंड्रोम बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस क्या होता है, इसे हम समझते हैं। जैसे कोई एक DNA का स्ट्रैंड है, जिसका 5 प्राइम से 3 प्राइम पर सीक्वेंस ये हो गया, और 3 प्राइम से दूसरा स्ट्रैंड है, वो ये हो गया। ठीक है, ये एक कंप्लीट DNA का स्ट्रैंड है जिसमें उसके विद इन ये DNA सीक्वेंस आ रहा है GAATTC 5 प्राइम से 3 प्राइम पे। अब आप दूसरे स्ट्रैंड को, सेकंड जो स्ट्रैंड है, उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करो।
5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में सेम आ रहा है। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस को जिन्हें किसी एक डायरेक्शन में हम रीड करें, डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को इसी डायरेक्शन में रीड करेंगे और सीक्वेंस अगर सेम आए तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस है, ये हमारे जीनोम में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में मिल जाते हैं ये, और किसी भी बीच में किसी रैंडम मिडल साइड में मिलेंगे। मतलब इस सीक्वेंस के लेफ्ट साइड में भी डीएनए सीक्वेंसेस होंगे और राइट साइड में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनल एंड पर है, ठीक है, ये मिल जाते हैं डीएनए में। ऐसे सीक्वेंसेस को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइडेंटिफाई करते हैं। पहले वो इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे जीनोम में, और अगर उन्हें अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाता है जिसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो देन इसे कट कर देंगे। कट कहां पर करेंगे? जैसे इस एग्जांपल का जो एंजाइम है, एंजाइम को लिखते हैं इको R1, इको R1, ये 1 है एंड में आई नहीं है, इको R1। ये कट करेगा जी और ए के इन बिटवीन, दोनों स्ट्रैंड पे जी और ए के इन बिटवीन ये कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा। जो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक डाउन करेगा ये। तो क्या सीक्वेंसेस फॉर्म होंगे, कितने फ्रेगमेंट बनेंगे इसके अगर ये दोनों पे कट करेगा तो? 2 फ्रेगमेंट बनेंगे ना। एक फ्रेगमेंट तो ये बनेगा, प्लस दूसरा फ्रेगमेंट ये बनेगा। ऐसे 2 फ्रेगमेंट बनेंगे ना। इसने डिफरेंस क्या है इनमें और एंडोन्यूक्लियस में? दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है ये, एक स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई करता है और उसी के विद इन कट कर रहा है, कोई रैंडम कट नहीं है। अब जो ये यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट्स बने हैं, दोनों फ्रेगमेंट की शेप एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री शेप है, दोनों की शेप एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो, इस शेप को बोलते हैं कोहेसिव, कोहेसिव एंड्स या स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स। एक सेकंड, इसको ब्लंट मत लिखो, ये करेक्शन करो, इसको लिखो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड एंड, स्टैगर्ड एंड्स, कोहेसिव एंड, स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड्स। इस शेप को कह रहे हैं फ्रेगमेंट्स की, ये जो शेप आई है ना, इसे कोहेसिव एंड्स बोलते हैं। मतलब आप ये कहोगे कि जब ये इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो वो कोहेसिव एंड बनाता है डीएनए के,
इस तरह से कट करेगा कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री शेप के फ्रेगमेंट बन जाए। स्टिकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? अगर यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाए जो उस पहले टूट गया था। हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स है ना। अगर यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है तो फ्रेगमेंट दूर हो गए। जैसे ही फ्रेगमेंट दूर होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप टूट जाएगी। लेकिन अगर इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ दें हम तो एटम्स क्लोजली आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप बन जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ये एंजाइम ना तोड़ते ना बनाते हैं, वो अपने आप हो जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करते हैं तो एक डिफरेंट शेप के एंड्स बनते हैं। जैसे यहाँ तो स्टिकी एंड बने ना, कुछ में डिफरेंट शेप के एंड्स बनते हैं, उसे भी देख लो। Some restriction enzymes some restriction enzymes form blunt ends. Form blunt ends. इसका एग्जांपल है तो बताओ ये भी पैलिंड्रोम है। इसका जो एंजाइम है वो है इको R5। इको R5। ये इको R5 जब कट करता है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन साइड्स पे कट करता है, दोनों एंड पे। तो कैसे फ्रेगमेंट बन जाएंगे यहाँ पे? एक तो ये GAT बनेगा और उसके बिलो होगा CTA, और दूसरा फ्रेगमेंट जो बनेगा ATC और TAG। तो ये जो शेप आई है इस बार, कट एंड्स की शेप, इस शेप को क्या बोल रहे हैं? ब्लंट एंड्स। या फिर फ्लश एंड्स लिख देते हैं, फ्लश एंड्स। 5 से 3 प्राइम, हाँ, T और A के बीच में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आएगा 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में, T और A के विद इन। 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ चलेगा वो। ऊपर वाले स्टैंड पे 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन है ना, तो T और A के विद इन कर रहा है वो। हाँ, तो पहले वही आएगा ना, इसलिए। अब इसे देखो, जो ऊपर वाला है इको R1 वाला जो सीक्वेंस था, GAATC था वो। तो इसमें हुआ क्या है, बस सीक्वेंसेस में आपने GA तो कॉमन है, उसके बाद जो AT था, AT को उल्टा कर दिया, AT का क्या कर दिया, TA कर दिया। आ रहा है समझ में? यहाँ जो ये AT था इसका TA कर दिया, तो ये नीचे वाला केस बन जाएगा, इको R5 वाला। आया समझ में? बस ये TA हो गया तो ये इको R5 वाला केस बन गया।
अब ये इको R1 वाला सीक्वेंस तो एनसीईआरटी में गिवन है, एक ही सीक्वेंस है बस एनसीईआरटी में। बाकी ये इको R5 आया था 3 साल पहले नीट में, ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन इस पे यही आया था, वो कैसा एंड बनाता है, ब्लंट एंड स्टिकी एंड क्या बनाता है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? उनको पता होता है कि केवल इसी सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एंजाइम का अपना अलग सीक्वेंस होता है। तो इनकी वर्किंग हम समझते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन्हें सिंपली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी लिख देते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के पास दो पार्ट्स होते हैं इनके, एक को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पार्ट और दूसरे को मॉडिफिकेशन पार्ट। रिस्ट्रिक्शन पार्ट क्या करता है? इट इंस्पेक्ट्स स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट ऑन डीएनए, specific palindromic site on DNA and cut within it। रिस्ट्रिक्शन पार्ट का काम होता है डीएनए के में पैलिंड्रोमिक साइट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना और उसी के साइट के विद इन कट कर देना। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करता है? जैसे मान लो एक डीएनए वो ऐसे हेलिकल शेप में एक लॉन्ग फाइबर की तरह डीएनए है, ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे होलोस्फीयर की तरह होते हैं, ठीक है। वो होलोस्फीयर जो है वो डीएनए को ऐसे पकड़ लेता है, उसने डीएनए को क्या कर लिया, कवर कर लिया पूरा, और वो एंजाइम फिर डीएनए के ऊपर ऐसे इंस्पेक्ट करेगा, उसके ऊपर मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है, जहां तक डीएनए की लेंथ है उसके ऊपर चलता रहेगा, वो बस चेक करता रहेगा कि वो कहां पर उसे अपना पैलिंड्रोम मिलेगा। मान लो एक साइड पे पैलिंड्रोम मिल गया, वो एंजाइम वहां रुक जाएगा, उस पैलिंड्रोम को उसने आइडेंटिफाई कर लिया और उसी के विद इन वो कट कर देगा, डीएनए वहां से कट हो जाएगा। आया समझ में? इंस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? इंस्पेक्ट मतलब खोज करना, ठीक है, वो सर्च करता है पहले डीएनए के ऊपर कि उसका पैलिंड्रोमिक साइट क्या है और वहां पर वो कट कर देता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, मॉडिफिकेशन पार्ट। मॉडिफिकेशन पार्ट क्या करता है? इट एड्स मिथाइल ग्रुप
it adds methyl group CH3 to the host cell nucleoid, to the host cell nucleoid. This prevents digestion of nucleoid by restriction part, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन पार्ट है इसका क्या काम होता है, जैसे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये हर्बर्ट बोयर ने कहां से आइसोलेट किया था, किससे आइसोलेट किया था? एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, सैल्मोनेला टाइफी से। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं, ये यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में होते हैं। अभी उस पार्ट पे मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है। तो बैक्टीरिया से हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, ये तो साइटोप्लाज्म में ही उसका डीएनए होता है, निक्लोइड। जो निक्लोइड है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही है, और साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम्स भी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो निक्लोइड पे भी अटैक कर सकता है, उसको भी कट कर सकता है ना। तो लेकिन ये निक्लोइड पे अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या करता है, इसका एक सेकंड कंपोनेंट होता है मॉडिफिकेशन पार्ट। अगर निक्लोइड में कोई पैलिंड्रोम सीक्वेंस प्रेजेंट है, उस पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे जाके वो कौन सा ग्रुप ऐड कर देता है, उस पे उसकी मिथाइलेशन कर देता है, वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है निक्लोइड के पैलिंड्रोम पे, जिससे निक्लोइड के पैलिंड्रोम पे ये रिस्ट्रिक्शन पार्ट डाइजेशन नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? इस तरह से बैक्टीरिया अपने ही निक्लोइड को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर इस एंजाइम का काम क्या है बैक्टीरिया में? अगर ये अपने निक्लोइड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो इस एंजाइम का काम क्या है, वो अभी हम समझते हैं आगे। ये दो कंपोनेंट समझ में आ गए। नेक्स्ट, CH3, जैसे डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, मिथाइल ग्रुप CH3 प्लस होता है, तो वो डीएनए पे जाके अटैच कर देगा, जिससे ये जो इंस्पेक्शन वाला काम है ना उसका, वो बाइंडिंग नहीं कर पाएगा पैलिंड्रोम पे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पे वो मिथाइलेटेड हो गया। वो कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वहां पे मिथाइल ग्रुप आने से, कुछ वो उससे अटैच नहीं कर पाएगा रिस्ट्रिक्शन पार्ट, जिससे वो कट नहीं करेगा। किसकी फंक्शनिंग पे? निक्लोइड को देखो, नहीं उसमें फंक्शन नहीं आएगी। ये जनरली इंट्रोनिक या मतलब ऐसे पार्ट में होते हैं, क्या कहते हैं, जिनका कोई ज्यादा वो नहीं होता। इसमें आप यहाँ पर लिखो हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हिस्ट्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हिस्ट्री से हमें इसके रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन पार्ट की एग्जैक्ट रोल समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले इनकी जो डिस्कवरी या एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किया था, एक पर्सन था सल्वाडोर लूरिया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था ये, 1950 की बात है ये। ये लैब में एक वायरस को ग्रो करा रहा था ये, ठीक है, ये लैब में एक वायरस को ग्रो करा रहा था, और वायरस था बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया का वायरस होता है, उसका होस्ट बैक्टीरिया होता है इकोलाई, ठीक है। तो अगर हमें लैब में किसी वायरस को ग्रो कराना है तो हमें उस वायरस का होस्ट उस वायरस को देना पड़ता है, अदरवाइज वो वायरस ग्रो नहीं करेगा, उसका होस्ट सेल हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये ल्यूरिया क्या कर रहा था, उसका डिफरेंट डिफरेंट होस्ट इकोलाई में उसे ग्रो करा रहा था वायरस को। इकोलाई की भी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है ना, जैसे अभी हम ब्रीड वाला टॉपिक एक पढ़ रहे थे, ऐसे ही बैक्टीरिया की भी अलग अलग स्ट्रेन होती है, अलग अलग टाइप के इकोलाई होते हैं। तो हर अलग अलग इकोलाई में वो उसको वायरस को ग्रो करा के देख रहा था कि क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। तो वही हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे इसने क्या किया, इसने ही कल्चर्ड बैक्टीरियोफेज वायरस on medium containing दो दो अलग अलग उसने ई कोलाई लिए ऑन मीडियम कंटेनिंग। पहला केस में कौन सा मीडियम था जिसमें ई कोलाई था, ई कोलाई सी, और दूसरे मीडियम में था ई कोलाई के। तो दो तरह के ई कोलाई में वो ग्रो करा रहा था वायरस को। तो अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व किया जब इसने बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई सी पे ग्रो कराया तो ई कोलाई सी को वायरस ने मार दिया और वायरस अपनी ग्रोथ करने लगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली करता है, वो होस्ट को मार देता है और अपने नंबर को वो इंक्रीज करता है। वायरस ग्रोज इनसाइड दिस होस्ट। इसने ये ऑब्जर्व किया कि वायरस इस होस्ट में ग्रो कर रहा है, ई कोलाई सी होस्ट में। अब जो दूसरा होस्ट था ई कोलाई के, इसने इसमें देखा कि ई कोलाई का नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है ई कोलाई का नंबर। वायरस तो मारता है ना अपने होस्ट को, तो यहाँ तो वायरस ने होस्ट को मारा ही नहीं, ई कोलाई का नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस मर गया, जो ई कोलाई के था उसने इस वायरस को किल कर दिया। वायरस ग्रोथ वाज रिस्ट्रिक्टेड, जो वायरस की ग्रोथ थी वो रिस्ट्रिक्ट होगी इन दिस होस्ट सेल। वायरस की ग्रोथ रुक गई इस होस्ट सेल में। तो इसने क्या बोला, सेल्वाडोर ने बोला कि ये जो ई कोलाई के है इसके पास कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो वायरस की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। ये पॉइंट समझ में आया? इसको ये नहीं पता था कि वो कौन सा कौन सा केमिकल है, वो एंजाइम है क्या है, इसे कुछ नहीं पता था। बस इसने ये बोल दिया कि वो वायरस की ग्रोथ को रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कवरी हुई। उसके बाद इस ई कोलाई के पे काम होता रहा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे ये वायरस को ग्रो नहीं करने दे रहा। कुछ सालों बाद पता चला वर्नर आर्बर को, वर्नर आर्बर 1963 में, 13 साल बाद, इसने वो एंजाइम आइडेंटिफाई कर लिया ई कोलाई के अंदर जो वायरस की ग्रोथ को होने नहीं दे रहा, जो वायरस की ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। वो एंजाइम इसने क्या देखा कि ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करता है। जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए होस्ट में इंसर्ट करता है तो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है
जो वायरस के डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है, जिससे वायरस मर जाएगा। तो वायरस की ग्रोथ हो गई रिस्ट्रिक्ट, इसने उस एंजाइम को नेम दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बोला, क्योंकि वायरस के डीएनए को मार रहा है। एंडो इसलिए बोल दिया क्योंकि वो बीच से कट कर रहा है। और रिस्ट्रिक्शन क्यों, क्योंकि सल्वाडोर ने कहा था वो ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। ही आइसोलेटेड टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये टाइप 1 क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ये आइसोलेटेड टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रॉम ई कोलाई के। तो इसने ई कोलाई से वो एंजाइम आइसोलेट कर लिया जो सल्वाडोर ने कहा था ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस को किल कर रहा है, ठीक है। तो वायरस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। वायरस के जीनोम में क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये एंजाइम उसे आइडेंटिफाई कर जाता है और उस वायरस को कट कर देता है, जिससे ये अपने आप को बचा रहा है वायरस से। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये वायरस का इम्यून सिस्टम हो गया। वायरस का इम्यून सिस्टम है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी वायरस का कह रहा हूं, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये वायरस से उसे बचा रहा है। तो यहां से एक चीज और पता चलती है, जो ई कोलाई सी है उसमें ये एंजाइम नहीं होता, के में होता है ये, ठीक है, के वाली जो स्ट्रेन है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। ये टाइप 1 क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले एनसीईआरटी वाली लाइन यहाँ से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में देखो ये जो चैप्टर है बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप टीचर के नोट्स पढ़ोगे, फिर पढ़ना एनसीईआरटी तब आसान लगेगी। इन द ईयर 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated। मैंने E. coli की स्ट्रेन भी बताई आपको, ठीक है। कह रहा है दो एंजाइम आइसोलेट हुए। अब ये दो एंजाइम किसकी बात कर रहा है ये ये बात कर रहा है इन कंपोनेंट्स की। एक पार्ट कौन सा बताया मैंने, और दूसरा इन दोनों की बात कर रहा है वो। कह रहा है इनमें से एक पार्ट क्या करेगा, वन ऑफ दीज एडिड मिथाइल ग्रुप टू द, कौन सा डीएनए होगा ये, डीएनए कौन सा होगा ये, वायरस का डीएनए कि न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड होगा ये। वायरस वाले को तो कट करना है ना, इसको बचाना है, तो ये डीएनए तो होगा न्यूक्लियोइड का। और पार्ट को क्या बोलेंगे, जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, मॉडिफिकेशन पार्ट। आए ये लाइन समझ में यहाँ पे। वाइल दी अदर, ये डीएनए किसका है, ये वायरस का डीएनए। इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना समझ में, दो अलग अलग डीएनए है, ये न्यूक्लियोइड का है और ये वाला वायरस का है। ये सब कुछ होता है एनसीईआरटी में, आधा अधूरा होता है लेकिन। द लेटर वाज कॉल्ड, जो सेकंड पार्ट था उसे क्या बोला यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो रिस्ट्रिक्शन पार्ट था, वो रिस्ट्रिक्शन पार्ट ही कट कर रहा है इंस्पेक्ट करके, एक पार्ट मॉडिफिकेशन हो गया। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगला लिखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट, हैमिल्टन स्मिथ। हैमिल्टन स्मिथ 1970 में आइसोलेटेड
फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेटेड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ब्रैकेट में लिखो विच वॉज टाइप 2, which was type 2 first restriction enzyme from Haemophilus influenzae बैक्टीरिया। हीमोफिलस से पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे। तो वर्नर आर्बर ने तो टाइप 1 आइसोलेट किया था, लेकिन ये जो टाइप 2 होते हैं, टाइप 2 अभी हम पढ़ेंगे। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, बाकी टाइप्स यूज नहीं होती है। तो ये जो मैंने लिखा आइसोलेटेड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये वो है जो बायोटेक में यूज होता है। और वो कौन से टाइप बोले मैंने? टाइप 2 होते हैं। ये जिस बैक्टीरिया से मिला, बैक्टीरिया का नेम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इस एंजाइम को नेम किया गया, एंजाइम वाज नेम्ड HIND हाइंड 2। इस एंजाइम का नेम था हाइंड 2। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, हाइंड 2 के बारे में। नेक्स्ट, फोर्थ लिखो यहाँ पे, पोलबर्ग। He introduced gene of SV40 virus into E. coli using bacteriophage as vector, पोलबर्ग ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के यूज को और भी ज्यादा हाई लेवल पे ले गया। वो उसने क्या किया, उसने एक वायरस के जीन को कट किया। पोलबर्ग ने 1970 में ही था ये। उसने एक वायरस के जीन को कट किया। वायरस कौन सा था यहाँ पे? SV40। और वायरस के जीन को कट करके उसने ई कोलाई के अंदर पेस्ट कर दिया, उसे ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। किसके थ्रू ट्रांसफर किया? एक वेक्टर यूज किया, वेक्टर था उसका बैक्टीरियोफेज वेक्टर। ठीक है, तो उसने एक वायरस के अंदर SV40 का जीन इंट्रोड्यूस किया, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर SV40 का जीन इंट्रोड्यूस किया, और उस बैक्टीरियोफेज से वो जीन ई कोलाई में ट्रांसफर करवाया। ठीक है, अब ये सारी प्रोसेस कैसे हुई वो अभी हम आगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर के अंदर ही पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसे कुछ लोग फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, पॉलबर्ग को। ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैसे कोई एक ऑफिशियल कोई कंसीडर्ड फादर नहीं है बायोटेक का। ठीक है, कुछ लोग लुई पैस्चर को भी बोल देते हैं फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि उसने फर्मेंटेशन की टेक्निक्स बताई थी और उसने पैस्चराइजेशन की टेक्निक बताई थी मिल्क वाइन के लिए, तो उसे भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो कोई एक सिंगल फादर नहीं है। नेक्स्ट, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने उनकी वर्किंग पढ़ ली, कैसे एंड्स बनाते हैं वो पढ़ लिया, उनकी हिस्ट्री पढ़ ली। अगला लिखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में
टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 2 3। कौन सा बोला था मैंने बायोटेक में यूज होते हैं? टाइप 2 वाले बायोटेक में यूज होते हैं, तो 1 और 3 यूज नहीं होते। जैसे जो टाइप 1 है, कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। इस एंजाइम में 2 सब यूनिट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक सब यूनिट तो होगा इसका रिस्ट्रिक्शन पार्ट, जो एंडोन्यूक्लियस है, और दूसरी सब यूनिट किसके लिए होगी? मॉडिफिकेशन पार्ट, वो मिथाइलेज होगा। तो इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक तो है एंडोन्यूक्लियस और दूसरी है मिथाइलेज। अभी हमने जो वर्नर आर्बर का पढ़ा था, ई कोलाई के से जो मिला था वर्नर आर्बर को, एनसीईआरटी में ये लिखा था ना कि वो 2 एंजाइम आइसोलेट हुए थे, एक मिथाइलेज और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। यही लिखा था ना एनसीईआरटी में। वो उसकी 2 सब यूनिट्स थी टाइप 1 एंजाइम की। है तो वो एक ही एंजाइम, लेकिन उसकी 2 सब यूनिट है, मिथाइलेज एंड एंडोन्यूक्लियस। इसे ये रिकॉग्नाइज जरूर करता है, पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम। बट डू नॉट कट विद इन इट। ये पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज जरूर कर लेता है, लेकिन ये पैलिंड्रोम के विद इन कट नहीं करता, ये उसके बाहर किसी और साइड पे कट कर देता है। जैसे मान लो इसने ऐसे फिक्स कर रखा है कि पैलिंड्रोम एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसके बाद जो 50 बेस पेयर दूर कोई सीक्वेंस होगा उसको कट कर देगा रैंडमली। आइडेंटिफाई उसने पैलिंड्रोम कर लिया, उसके बाद 50 बेस पेयर दूर जो सीक्वेंस होगा उसे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, वो पैलिंड्रोम से दूर कहीं पर भी कट कर सकता है। आइडेंटिफाई लेकिन ये पैलिंड्रोम को कर लेते हैं, उसके बाद ही कट करेगा। अगर इसको पैलिंड्रोम नहीं मिलता तो ये कट नहीं करता, आगे जाके कट कर देगा, फिर कट नहीं करेगा। जो टाइप 2 वाले हैं, इनमें एक ही सब यूनिट होती है, कंसिस्ट ऑफ 1 सब यूनिट, और ये सब यूनिट दोनों काम करती है, वो मिथाइलेज वाला काम भी करेगी और एंडोन्यूक्लियस वाला काम भी करेगी। तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। वो 2 अलग अलग सब यूनिट्स थे, ये एक सिंगल सब यूनिट है, लेकिन काम ये दोनों कर रही होगी। इसको काम करने के लिए, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एक कोफैक्टर चाहिए होता है काम करने के लिए, वो तो वैसे हर एंजाइम को चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी है तीनों टाइप में। मैग्नीशियम आयन, इसमें भी लिख लेना आप चाहे, रिक्वायर मैग्नीशियम आयन। ऑर्गेनिज्म मर जाएगा? ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा ना। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर 2 साइड पे कट करता है, तो उसका एक जीन वहां से बस कट कर लिया, ठीक है, एक जीन आपने कट कर लिया, तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि उसमें
आगे फर्दर क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो जिससे कट हुआ है अभी वो सरवाइव करेगा। आप उसकी बात कर रहे हो कि एक सेल के अंदर क्या हमने आइसोलेट करके कट किया, किस चीज की बात कर रहे हो आप? हाँ 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 हाँ, वायरस तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो होस्ट सेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। होस्ट सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वायरस तो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। हम लोग जब आइसोलेट करेंगे या हम लोग जब कट करेंगे, तब तो हम पूरे सेल को रप्चर करेंगे, होस्ट सेल को भी मारेंगे, उसके डीएनए को निकाल लेंगे, फिर कट करेंगे। ये क्या काम कर रहा था? रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम, रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम एंड कट विद इन इट, उसके विद इन कट कर रहा है ना, एंड कट विद इन इट। तो इसका एक्शन स्पेसिफिक हो गया टाइप 2 वाले का, क्योंकि वो एक पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसी के विद इन कट कर रहा है, इसलिए इनको यूज करते हैं बायोटेक में, यूज इन आरडीटी, इन्हें आरडीटी में हम यूज करते हैं। जो टाइप 3 वाला है, इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर और भी ज्यादा बड़ा हो गया। वो 3 सब यूनिट मिलके काम वही दो करने, एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज। ठीक है, ये भी टाइप 1 की तरह ही होता है, इसे रिकॉग्नाइज तो कर लेता है पैलिंड्रोम को, लेकिन उसके विद इन वो कट नहीं करता। रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोम but do not cut within it. एनसीईआरटी में टाइप्स नहीं दिए, ठीक है, लेकिन इनके बारे में लिखा हुआ है। अब वो चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आप ये टाइप्स पढ़ोगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये पैराग्राफ हमने समझा, ये कौन सा वाला, कौन से टाइप थी ये? टाइप 1 थी ना ये, टाइप 1 के रिस्पेक्ट में है ये। अगर आपने टाइप 1 पढ़ा होगा तब ये अच्छे से समझ में आएगा। अब उसके आगे देखो क्या लिखता है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड 2। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में वो बोल चुका है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हो चुका है, बोल रहा है ना वो, लेकिन अगले पैराग्राफ में लिखता है कि पहला मिला हाइंड 2। तो ये किसकी बात कर रहा है, कौन सा पहला? ये टाइप 2 की बात कर रहा है यहाँ पे, आया समझ में? इसी को हम बायोटेक में यूज करते हैं ना, whose functioning depended on specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। तो कह रहा है 1963 में ये हो गया था, तो उसके 5 साल बाद ये हाइंड 2 मिल गया। ठीक है, it was found that hind 2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। ये जो हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, उसमें बेस पेयर काउंट करो आप, टोटल कितने हैं? 6 है ना उसमें। उसी के विदिन वो कट करता है। यहां तक आगे समझ में? इस हाइंड 2 का भी मैं बता देता हूँ कैसे कट करता है ये। टाइप 2 को फर्स्ट इसलिए बोल रहा है वहां पे वो, क्योंकि टाइप 2 वाले ही बायोटेक में यूज होते हैं, जो बाकी है उनका एक्शन
पैलिंड्रोम के रिस्पेक्ट में चलता जरूर है, लेकिन वो पैलिंड्रोम में विद इन कट नहीं करता, तो आप बता नहीं सकते वो कहाँ कट करेंगे 1 और 3 टाइप के लिए। जो टाइप 2 वाला है वही बायोटेक में यूज होता है, इसलिए उसने उसको फर्स्ट कहा कि जो बायोटेक में यूज हो रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से टाइप 2 को ही जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चैप्टर में मैं यूज करूंगा तो समझना टाइप 2 है वो। पैलिंड्रोम मिल जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा वायरस में मिलते हैं और हमारे जीनोम में भी होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट में भी मिल जाते हैं। हाँ, 6 बेस पेयर के ही होते हैं। इसमें आप लिखो यहाँ पे हाइंड 2। हाइंड 2 जो था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। इसकी जो कट साइट होती है वो है जीटीसी जीएसी। जीटीसी जीएसी। बताओ कैसी शेप के एंड बनेंगे? ये टाइप 2 है ये। देखो विद इन कट कर रहा है ना पैलिंड्रोम के। पैलिंड्रोम के विद इन कट कर रहा है तो वही होगा ना टाइप 2। 6 बेस पेयर को इसने रिकॉग्नाइज किया है। ब्लंट एंड्स। अच्छा, ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि इसकी उल्टा या सीधा रीड करें तो सेम आ रहा है। दूसरा इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, क्योंकि इसी साइट को एंजाइम रिकॉग्नाइज कर रहा है कट करने के लिए। रिकॉग्निशन साइट। आगे समझ में? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है या बन सकता है क्वेश्चन, दिमाग में भी आ सकता है। अगर ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आइसोलेट हुआ, तो इसके नेम में 2 क्यों आ रहा है? हाइंड 2 लिखा हुआ है ऐसे। ये टाइप 2 का है। उसका भी एक रीजन है, वो मैं बता देता हूँ। वो आएगा आपको समझ में नॉमेनक्लेचर से इनके। नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसे नॉमेनक्लेचर हम समझते हैं इको R1 के रिस्पेक्ट में, उसी से सबके लिए जनरलाइज हो जाएगा। एक टाइप का एंजाइम हो गया ये। इसका जो सोर्स बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से ये एंजाइम हमें मिलता है, वो बैक्टीरिया है एस्चेरिशिया कोलाई। RY13। RY13। एस्चेरिशिया उसका जीनस हो गया, कोलाई स्पीसीज, और RY13 होता है उसका
स्ट्रेन, स्ट्रेन है ये उसकी। जैसे ऊपर हमने इक्वलाई सी इक्वलाई के पढ़ा था, ये एक और स्ट्रेन आ गई R/13, जिससे हमें इको R1 मिल रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका नोमेनक्लेचर, ये इको R1 नेम हमने कैसे दिया? तो सबसे पहले जो कैपिटल ई है, ये सोर्स बैक्टीरिया के कहां से आएगा? फर्स्ट लेटर कहां से आएगा? इज फ्रॉम जीनस, क्योंकि जीनस कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये भी कैपिटल में आएगा। साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, तो ये भी इटैलिक्स में आएगा। कैपिटल एंड इटैलिक्स। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जो लेटर्स हैं, सेकंड एंड थर्ड लेटर्स, ये कहां से आ रहे हैं? स्पीसीज से आ रहे हैं। आर फ्रॉम स्पीशीज। तो स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, तो ये भी हो जाएगा स्मॉल एंड इटैलिक्स। ये जो आर है, ये कहां से आएगा फिर? फोर्थ लेटर इज फ्रॉम स्ट्रेन, ये स्ट्रेन के नेम से आता है। और जो फाइनली एंड में ये नंबर है, फिफ्थ लेटर इज रोमन नंबर। फिफ्थ लेटर एक रोमन नंबर होगा, ठीक है। और विच इज ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम फ्रॉम सोर्स बैक्टीरिया, फ्रॉम सोर्स बैक्टीरिया, सोर्स बैक्टीरिया से एंजाइम की डिस्कवरी का ऑर्डर। मान लो किसी लैब में ये ई कोलाई R/13 पे काम हो रहा है, और इस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, उनको डिस्कवरी का काम चल रहा है। तो सबसे पहला जो एंजाइम इस बैक्टीरिया से कभी आइसोलेट हुआ होगा, वो एंजाइम कौन सा था? इको R1। वो ये एंजाइम था जो सबसे पहले आइसोलेट हुआ। इसके बाद इससे जो दूसरा एंजाइम आइसोलेट होगा, इको R2 नेम करेंगे उसे, फिर इको R3, इको R4, इको R5 सो ऑन। एक ऊपर मैंने इको R5 का भी एग्जांपल दिया था, उसका भी सोर्स बैक्टीरिया यही होगा। अब जरूरी नहीं है इसमें कि ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, इनमें से हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो और कुछ ना हो। जैसे ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाकी हो सकता है कि ना हो, लेकिन नंबर उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमने कल एक एंजाइम पढ़ा था, टैक पॉलीमरेज, किस बैक्टीरिया से मिला था वो? थर्मोफिलस एक्वाटिकस। तो थर्मोफिलस का कैपिटल टी आएगा, एक्वाटिकस के AQ आएगा, तो बन गया टैक। तो सभी एंजाइम्स को इसी तरह से नेम किया जाता है जो सोर्स बैक्टीरिया से मिलते हैं। आगे समझ में? तो ये जो था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से मिला था। ये ऊपर लिखवाया था ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, तो हीमोफिलस का H आ गया,
इन्फ्लुएंजा का आई एन आ गया, ये डी स्ट्रेन नेम होगा, स्मॉल डी, और ये रोमन नंबर डेजिग्नेट करेगा कि उस बैक्टीरिया से ये दूसरे नंबर पे डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पहले नंबर वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा। आगे समझ में? फिर इसको 2 क्यों लिखा है? नेक्स्ट, एक फाइनल, इन एंजाइम्स में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक फाइनल टॉपिक है, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एंजाइम का फिर नेचर आइडेंटिफाई करेंगे ना, वो एंजाइम करता क्या है। नहीं भी हो सकता, मान ले एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज था कोई, ठीक है, तो फिर उसको रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में थोड़ी ना आएगा वो। एग्जांपल देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की टेबल बनाएंगे। जब भी मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख रहा हूं हमेशा समझना कौन सी टाइप रहेगी, टाइप 2। नहीं, अलग अलग बैक्टीरिया के देखो। कौन से केस की बात कर रहा है तू? जैसे जितने भी हम चैप्टर में आगे एंजाइम्स पढ़ेंगे ना, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ रहा है वो सारे टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे। टाइप 2 मतलब जो बायोटेक में यूज हो रहे थे, अभी ऊपर बताए थे ना, टाइप 1 2 3। जो टाइप 2 था ना वो बायोटेक में यूज हो रहा है, उसी के एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सारे।
सोर्स बैक्टीरिया के साथ उसका नोमेनक्लेचर देखते जाओ। कितना नोट कर लिया था आप लोगों ने? हो गया नोट? चलो मैं आपको इनका इसको याद करने की ट्रिक समझा देता हूँ, ठीक है? कैसे याद करना है। तो सोर्स बैक्टीरिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम तो हम देख सकते हैं, ठीक है? जैसे बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस है सबसे पहला, तो उसका उससे बन जाएगा बैम H1। तो बैसिलस से बी आ गया और एम अमाइलो से आ गया। एच यहाँ पर स्ट्रेन का नेम होगा और वन ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? एक तो मैंने ये अल्फाबेटिकल मैनर में लिखे हैं, जैसे पहले बी है, जो भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यहाँ बन रहा था, जैसे पहले बैम H1 आया, फिर इको R1, फिर हाइंड 3, PST1, सेल 1 और SMA1। ये मैंने अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है? अब हमें याद करना है इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस, कि इसका पैलिंड्रोम कैसा होता है। यही है ना मेन प्रॉब्लम तो याद करने की। तो ध्यान दो, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, तो दो में से हमें एक स्ट्रैंड ही याद करना होता है, दूसरा तो हम अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमें एक स्ट्रैंड याद करना है, एक टेंशन मुकी। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड हम याद करते हैं। अब उसमें भी आप देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर हमें याद करना है, तो अगर आपको यहाँ पर पैलिंड्रोम बनाना है, अगर आपको यहाँ पर क्या बनाना है, पैलिंड्रोम बनाना है, तो क्या होगा? अगर आपको इसमें पैलिंड्रोम बनाना है, तो अगर यहाँ पर डबल जी आया है, तो इस तरफ क्या आएगा? अगर आपको पैलिंड्रोम बनाना है, तो अगर इधर आपने डबल जी लिखा है, तो इधर डबल सी लिखना पड़ेगा, तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। दूसरे स्टैंड पे देखो, दूसरे स्टैंड पे डबल जी आ रहा है, वो तभी आएगा ना जब अगर ऊपर डबल सी होगा। तो आपने जो पहले जो दो लिखे, पहले जो दो आपने लिखे, उसका उल्टा आप लिख दो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, उसी सीक्वेंस में सेकेंड लास्ट और लास्ट आए .7 में। जैसे और देखो यहाँ पे, जैसे इधर जी ए आ रहा है, तो ए के लिए पहले टी आएगा, ए वाला आप पहले टी लिखोगे, और जी वाले के लिए आपने लिख दिया उधर सी लिख दिया। आगे समझ में? ये हर किसी में देख लो, डबल ए डबल टी, क्लियर है? तो हमें एक स्ट्रैंड पे 6 बेसिस याद करने थे, 6 में से अब हमें केवल 4 ही याद करने हैं। अगर पहले दो याद हो गए तो अगले दो हम लिख लेंगे, ठीक है? अब दूसरा देखो,
मैंने ये इस सीक्वेंस में लिखे हैं कि यहाँ पर सेंटर में जैसे एट है, 80 है, अगले में भी एट है, फिर तीसरे में देखो जीसी है, फोर्थ में भी जीसी है, फिफ्थ में सीजी है, सिक्स्थ में एट जीसी सीजी। ये याद करना है, हो जाएगा इतना तो याद, एट जीसी सीजी। तो पहले दो में एट आएगा, फिर जीसी लिखा, आखिरी दो में उसको उल्टा कर दिया, सीजी। तो अब बचे याद करने के लिए क्या बचा, बस यही तो बचा, ये जो पहले दो बेसिस है यही याद करने हैं, बाकी तो हम अपने आप बना लेंगे। तो इतना भी हम याद नहीं कर सकते कि कर सकते हैं। इसको भी तो थोड़ा बता देता हूँ, ये मैंने खुद याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है। जैसे बैम H1 है, उसको आपने सबसे पहले लिखा तो प्यूरिन डबल जी से स्टार्ट किया आपने, प्यूरिन होते हैं ना ये, ग्वानिन जो है डबल जी। फिर उसके बाद सेकंड में आपने क्या करना है, एक प्यूरिन को रिप्लेस कर देना है, उसमें डबल जी था तो अगले में जी ए आ जाएगा, प्यूरिन से ही रिप्लेस हुआ है। एडेनिन भी प्यूरिन होता है, ग्वानिन भी प्यूरिन है, तो डबल जी से हो गया जी ए। तीसरे में आपने दूसरे प्यूरिन से स्टार्ट करना है, दूसरा प्यूरिन एडेनिन है तो डबल ए आ रहा है तीसरे में। ये तीन हमें इस तरह से याद हो जाएंगे, डबल जी, जी ए और डबल ए। अब अगले में देखो क्या है, अगले में सीटी है, ठीक है, सीटी, और फिर अगले में जीटी होगा, और फाइनली होता है ट्रिपल सी ट्रिपल जी, ट्रिपल सी ट्रिपल जी। ये तो याद करना आसान है। तो यहाँ पर फोर्थ में सीटी जीटी, फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएंगे ये याद, एक दो बार करके देखोगे तो बड़ा आसान होगा ये याद करना, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जैसे इको R1 ही एक दिया हुआ है, तो लेकिन नीट में क्वेश्चन एक दो बार आए हैं इको R1 के अलावा, दूसरों के पूछे गए, जैसे इको R5 पूछा गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। क्वेश्चन कैसे पुट अप कर सकता है, या तो वो सीक्वेंस पूछ लेगा, या बोलेगा बताओ कौन सा एंड बनाता है ब्लंट के स्टिकी एंड, तो वो एंड्स भी लिख लो इनके। एंड्स में आप लिखोगे एक का टीए यहाँ मारेगा, एक यहाँ पर, तो कैसा एंड बनेगा, इको R1 का तो हम पढ़ चुके, स्टिकी एंड सब में स्टिकी है, आखिरी को छोड़ के। आखिरी में है ट्रिपल जी के इन बिटवीन, ये आएगा ब्लंट एंड। एक ब्लंट एंड इको R5 भी पढ़ा हमने, एक ब्लंट एंड ऊपर हाइंड टू भी पढ़ा, हाइंड टू। तो इन ऑल देयर आर about 900 restriction enzymes, 900 restriction enzyme डिस्कवर हो चुके हैं। There are about 900 restriction enzymes isolated from isolated from 230 bacterial strains, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से 900 एंजाइम्स हमें मिल चुके हैं। तो मतलब एक स्ट्रेन से एक से ज्यादा एंजाइम हमें मिल जाएंगे, एक स्ट्रेन से एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं ना, 230 से 900 मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे इको R1 भी है, इको R5 भी है, वो दोनों एक ही बैक्टीरियल स्ट्रेन से मिल रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट लिखो इसमें,
अदर नेम्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर होती है कैंची जो काटने के काम आती है, डीएनए को काटते हैं। इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर नाइव्स फॉर द सेम रीजन। या फिर स्कैल्पेल्स। स्कैल्पेल भी एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कैंची जैसा ही होता है। ठीक है, डॉक्टर यूज करता है। सर्जिकल मतलब जो डॉक्टर यूज करे। ठीक है, सर्जरी के वक्त उसको काटने के काम आता है वो, इसलिए इसको स्कैल्पेल, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ इस तरह से भी नाम दे देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज का लेक्चर भी यही एंड करते हैं। डबल जी प्यूरिन से स्टार्ट हुई, पहले में डबल जी है, अगले में क्या करना है, एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस कर दे, डबल जी की जगह जी ए आ गया। तीसरे में फिर डबल ए कर दे, फिर सी टी जी टी ट्रिपल सी ट्रिपल। ऑफलाइन में किसके डाउट अभी? स्टिकी एंड, हाँ स्टिकी एंड तभी बनेंगे ना। हाँ लेकिन ये एक के बाद ही काटता है। हाँ वही पार्ट है। एंडोन्यूक्लियस क्या नहीं बनेंगे? लूप? लूप कैसा? कौन से एंजाइम के केस में? रिस्ट्रिक्शन वालों दूसरे की बात कर रही है एंडोन्यूक्लियस में। हाँ एंडोन्यूक्लियस जब वो कट करेगा तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा ना, उस केस में लूपिंग हो जाती है। हम्म, वो थोड़ी ना बचाएगा, उसे थोड़ी ना बचाएगा, उसे तो डायरेक्ट कट करेगा। हाँ जैसे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जीनोम में ही होता है वो एंजाइम, वो डीएनए जो इन एंजाइम को कोड करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो वो सारा सिग्नलिंग बैक्टीरिया से ही आ रहा होता है कि इस एंजाइम को कैसे काम करना है, किसके अगेंस्ट करना है। लेकिन सेल के बाहर अगर ये एंजाइम होंगे, लैब में जब हम लोग यूज कर रहे हैं, तब तो ये नाइव्स है, बस किसी भी चीज को कट करवा लो, कट करने का बस पैलिंड्रोमिक साइड पे। ये मिथाइल ग्रुप ही ऐड करते हैं। हाँ उसके दो पार्ट हो गए ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजन तो पूरा एंजाइम है, एंजाइम के ही दो पार्ट है, मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लियस। जो रिस्ट्रिक्शन पार्ट है एक्चुअली में वही काटने का काम कर रहा है।